नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ामिया में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं विशेष रूप से उन बच्चों के बारे में जो यूपीएससी का ख्वाब देख रहे हैं। और यूपीएससी के ख्वाब देखना एक अलग चीज़ है और इसको प्राप्त कैसे किया जाए ये एक अलग विषय है। ये दोनों में मूलभूत अंतर है। यहाँ पर हमारे सामने एक चैलेंज तो ये है कि हम आपको अगले 15 मिनट अपने वीडियो के साथ में जोड़ के रखें और आपका टास्क आज ये होने वाला है कि यहाँ पर आपके धैर्य की परीक्षा होने जा रही है। यही 15 मिनट आपके डिसाइड करेंगे कि आप यूपीएससी का आपके अंदर अप्रोच है या नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। जब हम लोग बात करते हैं यूपीएससी की तो यहाँ पर कुछ मूलभूत प्रश्न होते हैं। एक तो मूलभूत प्रश्न ये होता है कि हम यूपीएससी की तैयारी कर क्यों रहे हैं। यूपीएससी हमसे एक्सपेक्ट क्या करता है, हमसे अपेक्षा क्या रखता है हमसे। हमारी जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में सिर्फ आपकी शैक्षणिक योग्यता ही मायने रखती है या शैक्षणिक योग्यता को छोड़ करके और भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट करता है। तो दोस्तों, आप जो है जिसके बारे में आप सपना देख रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ये भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है ये। और हर साल पूरे भारत से लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आते हैं। उसमें से मुश्किल से 250 या 300 बच्चे फाइनली सिलेक्ट होकर अंतिम रूप से चयनित होते हैं और यूपीएससी का उनका सपना पूरा होता है। तो यहाँ पर हम जो आज बात करेंगे कि आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी के साथ में अगर आपने इसको डिसाइड किया है करने के लिए तो उसमें आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी को आपको डेवलप करना है, कैसे आपको अपने एटीट्यूड को डेवलप करना है, कैसे अपने एप्टीट्यूड को डेवलप करना है और साथ साथ में इसकी तैयारी कैसे करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। सबसे देखिए इसमें होता क्या है कि हम लोगों को ये बताया जाता है कि यूपीएससी बहुत टफ एग्ज़ाम है। तो आपको एक दिमाग में ये बात डाल लेना है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम टफ नहीं है। जो टफ होता है वो उसका मैनेजमेंट टफ होता है, कि उसका जो टाइम टेबल होता है वो टफ होता है, कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाए ये टफ होता है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट को अगर आप कर सकते हैं, टाइम को मैनेज कर सकते हैं, अपने सिलेबस को मैनेज कर सकते हैं, तो ये परीक्षा आपके लिए बिल्कुल टफ होने वाली नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि उन बच्चों के बारे में जो अभी हाल फिलहाल और जल्दी ही यूपीएससी की तैयारी प्रारंभ किए हैं या प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसकी तैयारी करने का सबसे उचित समय क्या होता है, इसमें पढ़ाई के लिए कितना टाइम चाहिए आपको और कौन कौन सी आपको एबिलिटी अपने अंदर उत्पन्न करनी है। क्योंकि मेन चीज़ होता है कि आप पढ़ाई करके आप एक बोलते हैं कि एल्टीट्यूड तो उत्पन्न कर सकते हो, लेकिन एप्टीट्यूड कैसे आएगा ये हम लोग बात करेंगे आज। तो देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम की तो यूपीएससी एग्ज़ाम में हमारे लिए शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ में वो तो एक हमारी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, कम से कम आप 21 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। ये तो आपकी शैक्षणिक योग्यता हो गई। लेकिन शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ में यूपीएससी की तैयारी के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होता है धैर्य। कई बार होता क्या है कि किसी ने यूपीएससी के बारे में बात करते हमने सुन लिया, नहीं यूपीएससी की तैयारी हम भी करेंगे, हमारे माता पिता चाहते हैं इसलिए हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, हमने डीएम को देख लिया इसलिए हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे हम। तो पहली चीज़ ये होती है, जब आप तैयारी करने का निर्णय लेते हैं तो अपने आप को खुद से प्रश्न पूछना पड़ेगा कि यूपीएससी की तैयारी हम अपने लिए कर रहे हैं या दूसरे के लिए कर रहे हैं हम। अगर आप अपनी तैयारी, यूपीएससी की तैयारी अपने लिए कर रहे हैं तब भी ये उचित नहीं है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं तब भी उचित नहीं है ये। यूपीएससी जिसमें सबसे प्रेस्टिजियस सेवा जो होती है वो आईएएस होती है। अगर आप आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए वो होना चाहिए आपका सोशल अप्रोच, यानी कि सामाजिक दृष्टिकोण होना चाहिए आपका। सामाजिक दृष्टिकोण ये अचानक उत्पन्न नहीं होता है, इसके लिए आपको विशेष प्रयास करने पड़ते हैं, आपको तपस्या करनी पड़ती है।
समाज की आपको समस्याओं को समझना पड़ता है और आपका जो दृष्टिकोण होता है वह दृष्टिकोण समस्यात्मक ना होकर के निदानात्मक होना चाहिए। यानी कि जो भी समस्याएं हैं उनका आपके पास में निदान क्या है ये होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपका अप्रोच नकारात्मक से सकारात्मक होना चाहिए। हर परिस्थिति में अपने आप को आपको तैयार करना होता है आपको। तो ये ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो आपसे अपेक्षा की जाती है। एक तो आपका, हाँ, अगर इसमें सब चीज़ों में देखें हम लोग तो इन सब चीज़ों में जो मुख्य चीज़ होता है वो होता है आपका सोशल अप्रोच। क्योंकि जहाँ पर आप जा रहे हो ये कोई नौकरी नहीं है, यह एक समाज सेवा है ये, और आप एक नेतृत्व करने जा रहे हैं, आप एक नेता बनकर के जा रहे हैं। तो टू बी अ लीडर, एक नेता होने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसके लिए इसीलिए आपका सीसेट के पेपर में आपका एप्टीट्यूड का प्रश्न आपका पूछा जाता है आपसे। तो आपको ध्यान ये देना है कि हमने जैसे बताया कि 2011 में जब यूपीएससी में सीसेट का प्रारंभ हुआ था तो वहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था, आप एक आईएएस ऑफिसर हैं और आप एक रेल लाइन के किनारे किनारे आप जा रहे हैं। एक व्यक्ति जो तालाब में डूब रहा है, ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? आप खुद सोच के देखिए, अगर आप वहां पर हों तो क्या करेंगे? इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक ऑप्शन दिया गया था कि हम इसकी जानकारी कास्ट गार्ड को देंगे। दूसरा ऑप्शन था हमारे साथ में चलने वाले कर्मचारियों को छलांग लगा के उसको बचाने का आदेश देंगे। तीसरा ऑप्शन था स्वयं तालाब में छलांग लगा जाएंगे। और चौथा ऑप्शन था इनमें से हम कुछ नहीं करेंगे, इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर इसमें देखें तो चारों के इनसे तीन जो ऊपर के आंसर हैं, तीनों के तीनों आंसर सही हैं। सवाल यहाँ पर सही या गलत का नहीं होता है, सवाल होता है आपका अप्रोच कैसा है। तो इसका सही आंसर था कि बिना अपने जान की परवाह किए हम तालाब में छलांग लगा जाएंगे। अब इसमें किंतु परंतु बहुत हो सकते हैं, हमको तैरना नहीं आता था, हमको ये नहीं आता है, हमको वो नहीं आता है। मैटर बस यहीं पे आपके अप्रोच का पता चलता है कि आपको अपने जान की ज़्यादा परवाह है या जो समाज का व्यक्ति है, जो समाज का दूसरा वर्ग है, उसके बारे में आपकी विचार क्या है, आपकी सोच क्या है, आपका अप्रोच क्या है। तो इसके लिए आपको डे बाय डे, पर डे उठ करके अपनी सकारात्मकता को बढ़ाना होगा। आपने जब लक्ष्य डिसाइड किया है तो लक्ष्य को डिसाइड करते समय अपने लक्ष्य को अपने सपनों में जीता हुआ देखें पर डे, और ये देखें कि हम एक आईएएस ऑफिसर बन गए हैं हम, ना कि जब हम आईएएस ऑफिसर बनेंगे तब हम जो है डिसीजन लेना शुरू करेंगे। आपको ये देखना है कि हम एक आईएएस ऑफिसर हैं और एक आईएएस ऑफिसर होने के नाते अगर हमारे सामने ये समस्या आई हुई है तो इसका हम समाधान कैसे करेंगे। अगर कोई और समस्या हमारे सामने उत्पन्न हुई है उसका समाधान हम कैसे करेंगे। देश में जो आर्थिक समस्याएं हैं, धार्मिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, उनका हम समाधान कैसे करेंगे। तो परिणाम ये होता है कि डे बाय डे धीरे धीरे आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है और आपका एटीट्यूड डेवलप होना शुरू हो जाता है आपका, और धीरे धीरे आपके अंदर वाक्पटुता आनी प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो हम लोग लोकतांत्रिक देश में निवास करते हैं और लोकतांत्रिक देश में हर वह व्यक्ति जो सार्वजनिक सेवा में है, वो चाहे कोई कर्मचारी है, वो चाहे अधिकारी है, वो चाहे कोई नेता है, वो चाहे प्रधानमंत्री है, हर किसी का उत्तरदायित्व समाज यानी कि लोगों के प्रति ही बनता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपने अपने अंदर सोशल एबिलिटी का डेवलपमेंट कर लिया तो इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि आपका मेंस की कॉपी और इंटरव्यू में आपको ये बहुत अधिक फ़ायदा करने वाला है। तो आपके अंदर सिर्फ शैक्षणिक योग्यता मात्र नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आपका सोशल अप्रोच और सोशल एप्टीट्यूड का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए इसके बाद में होता क्या है कि जब भी आप इसकी तैयारी करते हैं तो तैयारी करते समय ये एक लंबा प्रोसेस चलता है। ये आप ये समझिए कि आज आपने तैयारी किया, 6 महीने में, 1 साल में आपका पेपर क्रैक हो जाए,
तो अपने आप से कहीं ना कहीं पर जो है आप निष्पक्ष नहीं हो पा रहे हैं, आप जो है कहीं ना कहीं अपने आप से आप झूठ बोल रहे हैं आप। और एक लीडर होने के नाते आपसे अपेक्षा ये नहीं की जाती है कि आप अपने आप से झूठ बोलें, समाज से झूठ बोलें। जितना आप स्वयं के प्रति ईमानदार होंगे, समाज के प्रति उतना ही ज़्यादा आप ईमानदार होंगे। तो सबसे पहले खुद के प्रति आप ईमानदार बनना शुरू करिए, और ईमानदार के साथ साथ में आपको खुद पर आपको उत्तरदायित्व का आपको बोझ लेना होगा, उत्तरदायित्व की भावना का आपको विकास करना होगा, आपको समझना पड़ेगा। और ये उत्तरदायित्व की भावना आपके माता पिता के साथ में, समाज के साथ में, वह व्यक्ति जो रिक्शा चला रहा है, वह व्यक्ति जो मोची का काम कर रहा है, वह व्यक्ति जो मजदूरी काम कर रहा है, उसके प्रति आपको मानवीय दृष्टिकोण अपनाना होगा। तो इसका फ़ायदा आपको ये मिलता है कि धीरे धीरे आपके अंदर एक अप्रोच बिल्ड होना शुरू होगा, और अप्रोच जब बिल्ड होना शुरू हो जाएगा तब जाकर के आपके अंदर एक आईएएस ऑफिसर के एटीट्यूड उत्पन्न हो जाएगा। जैसे आपके सामने जब हम लोग तैयारी शुरू किया था यूपीएससी की, तो यूपीएससी को हमने 3 बार इंटरव्यू दिया हुआ है। तो उस समय हमारे पास में पढ़ने के इतने साधन नहीं थे। आईएएस ऑफिसर का एटीट्यूड क्या होता है हमको नहीं पता था। गांव से आए हुए थे और हमको कोई विशेष जानकारी नहीं थी, फिर भी हमने 3 बार इंटरव्यू को फेस किया, और 3 बार जो है यूपीएससी के इंटरव्यू में हम गए, मेंस की कॉपी लिखा, प्री पास किया। लेकिन फिर भी हम अपने आप से बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से हम आए थे वो बैकग्राउंड ही, हमारे पास में कोई भी कुछ बताने वाला नहीं था उसके बारे में। तो वो एक अलग मैटर है, वो है ना, उसे हम सहानुभूति अपनी इकट्ठा नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको तैयारी करने का सही समय क्या होता है। तो देखिए, यूपीएससी की तैयारी करने में आपको कम से कम 2 से 3 वर्ष लग जाता है। 2 से 3 वर्ष क्यों लगता है? क्योंकि भारत के सबसे प्रतिष्ठित सेवा की आप तैयारी करने जा रहे हैं, तो 2 से 3 वर्ष कम से कम इसमें तैयारी में आपका लगता ही है। अगर आप 2 से 3 वर्ष तैयारी करते हैं तब जाकर के आप अपने आप को यूपीएससी यानी कि आईएएस बनने के योग्य या परीक्षा के योग्य बना पाते हैं आप। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, जैसे आप 12th पास आउट होते हैं, तो 12th पास आउट होने के बाद में आपके यूपीएससी का तैयारी आपका प्रारंभ हो जाना चाहिए। और यूपीएससी की जब तैयारी आप करते हैं, यानी कि 12th पास होने के बाद में आप या तो बीए करेंगे, या तो बीएससी करेंगे, या तो बीकॉम करेंगे, कुछ ना कुछ आप करेंगे। अच्छा आपके लिए ये होता है कि 12th पास आउट के बाद में आप बीए को ऑप्ट करें। आप बीए को ऑप्ट करते समय यहाँ पर उन्हीं विषयों को चूज करें जो विषय आपका मेंस में आपको रखना है। आपको ज्योग्राफी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, हिंदी साहित्य हो सकता है, जो भी आप जहाँ पर कंफर्टेबल हैं उसी के साथ में आपको मेंस में अपना बीए में उन विषय को ऑप्ट करिए। तो इसके 2 आपको फ़ायदा मिल जाता है। एक तो आपको ग्रेजुएशन की एक्स्ट्रा तैयारी नहीं करनी पड़ती है, एक तो फ़ायदा आपके लिए ये हो जाता है आपका। और दूसरा, आपको जो आप कॉपी लिखते हैं जाकर के बीए की, तो वहाँ फ़ायदा आपको ये मिल जाता है कि आपको धीरे धीरे वहाँ से आपको मेंस की कॉपी लिखने का भी आपको तजुर्बा मिल जाता है आपको। तो आपको इसका सही समय जो होता है वो कक्षा 12 के बाद में होता है, और कक्षा 12 के बाद में इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी जानी चाहिए। तो जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के साथ साथ ही आपका फ़ायदा ये मिलता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। वो तो आपके मेहनत और आपके धैर्य पर और आपके सपनों पर ये निर्भर करेगा आपके। अब देखिए, अब सवाल इसमें सबसे बड़ा ये होता है कि सवाल ये नहीं होता है कि हमारा क्वालिफिकेशन क्या है, 12वीं पास करें या बीए के पास करने के बाद तैयारी करें। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर और कंडीशन पर, आप कब तैयारी इसकी प्रारंभ कर रहे हैं। आप मेन चीज़ होता है इसकी स्टडी को लेकर के। यूपीएससी एक ऐसा विषय है, इसमें चाहे जितना आप पढ़ लो, हमेशा अपने आप को वहीं पे पाते हो जहाँ से आपने प्रारंभ किया था। उसके कई सारे कारण होते हैं। इसका सिलेबस अनडिसाइडेड होता है। हम कहते तो हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, करंट अफेयर ही आता है, लेकिन हिस्ट्री भी अपने आप में बहुत व्यापकता अपने अंदर लिया हुआ है। ज्योग्राफी की बहुत व्यापकता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार होता क्या है कि हम तैयारी शुरू करते हैं और 1 साल के बाद जब अपना हम स्वमूल्यांकन करते हैं,
तो स्वमूल्यांकन पे हम ये पाते हैं कि हम तो वहीं पे खड़े हैं जहाँ से हमने चलना प्रारंभ किया था। तो इसके कई सारे कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपका पढ़ाई का हो सकता है आपका तरीका सही ना हो। यूपीएससी की तैयारी करने में जो मुख्य चीज़ होती है वो होता है इसकी प्लानिंग को लेकर के, इसके टाइम टेबल को लेकर के। वो चाहे आप प्री का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो एग्ज़ाम को क्रैक कर पाना, क्वालिफाई कर पाना ये आसान कार्य नहीं होता है। अगर आप किस्मत तेज है अलग चीज़ है। अब देखिए इसमें पढ़ना कैसे है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। पढ़ाई कैसे करें और इसमें कितना पढ़ना चाहिए और प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए, ये हम लोग देखते हैं। देखिए आपको जब भी आप किसी से अनुभव लेना चाहेंगे, किसी से आप बात करना चाहेंगे तो कहेगा, कोई कहेगा 12 घंटा पढ़ाई करिए, कोई कहेगा 15 घंटा पढ़ाई करिए, कोई बोलेगा 10 घंटा पढ़ाई करिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। आपको यूपीएससी तैयारी करने के लिए आपको कायदसर्ग नहीं करना है अपने आप को। आपको सिर्फ पर डे 6 घंटे ही पढ़ना है। आपको 6 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना है और 6 घंटे से कम नहीं पढ़ना है। अब इस 6 घंटे में आपका कोर्स कैसे कंप्लीट होगा हम उसकी बात करेंगे। हम 6 घंटे को आपको डिसाइड कैसे करना है, बहुत ही ईजिली। 2 घंटा सुबह निकालिए, 2 घंटा दोपहर को निकालिए और 2 घंटा शाम को निकालिए। और कैसे पढ़ेंगे अभी हम उसकी अलग से बात करने जा रहे हैं। लेकिन आपको कम से कम 6 घंटा आपको पढ़ाई के देने हैं और इसमें निरंतरता, रेगुलरिटी होनी चाहिए। और रेगुलरिटी ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम अपने आप को 1 से 2 साल अपने आप को सोशल साइट से दूर कर रखिए। कम से कम यूज़ करिए मोबाइल को, कम से कम व्हाट्सएप यूज़ करिए, कम से कम फेसबुक यूज़ करिए। कम से कम जो है चीज़ों को, जो ऑनलाइन चीज़ें जितनी भी डिजिटल चीज़ें हैं उनका बहुत ही सीमित उपयोग करिए। क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है जो आपके समय को बहुत कंज्यूम करती है और आपको लाभ कम से कम देती है ये। तो इसका यूज कम से कम करिए आप। तो हम बात करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, उसकी हम आगे से बात करेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, करना क्या है, आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पर फोकस करना है आपको। अब कई लोग बोलते हैं कि आप कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी होनी चाहिए, लेकिन हमारा ऐसा नहीं मानना है। एनसीईआरटी की अगर एक सब्जेक्ट की सिर्फ एक ही बुक होनी चाहिए। अगर आप बात कर रहे हैं इतिहास की, अब देखिए यहीं पे हम लोगों से गलतियां होती हैं। जो गलतियां होती हैं मुख्य रूप से गलतियां हमसे यहीं पर होती हैं। अब हमसे किसी ने बोल दिया कि इतिहास में आप कक्षा 6 से कक्षा 12 तक किताबें ले लीजिए आप। तो आप ये बताओ, क्या कक्षा 6 में अकबर का जन्म तिथि कुछ और लिखा होगा और कक्षा 12 में जन्म तिथि कुछ और लिखी होगी क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना। जो कक्षा 6 में लिखा होगा वही कक्षा 12 में लिखा होगा। अगर हम कहेंगे हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो क्या कक्षा 6 में अलग लिखा होगा, कक्षा 12 में अलग लिखा होगा? ऐसा नहीं होगा। इतिहास अगर पढ़ रहे हैं तो ऐतिहासिक तथ्य अलग अलग नहीं होंगे, सबका ऐतिहासिक तथ्य एक ही होगा। तो इसलिए एनसीईआरटी को जब इतिहास आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की इतिहास की आपको सिर्फ 3 ही किताबें रखनी है आपको, और ये किताब रखनी है कक्षा 12 की। कक्षा 12 की आपको एक लाना है प्राचीन भारत, एक लाना है मध्यकालीन भारत और एक लाना है आपको आधुनिक भारत। ये 3 किताबें आपको पढ़नी है सिर्फ, और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। अगर हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो प्राचीन भारत में सिर्फ कक्षा 12 की एक किताब होनी चाहिए, क्लास 12 की एक किताब होनी चाहिए, मेडुअल हिस्ट्री की एक किताब होनी चाहिए, मॉडर्न इंडिया की सिर्फ एक किताब एनसीईआरटी की होनी चाहिए। अब करना क्या है कि जब हम प्राचीन भारत को पढ़ रहे हैं तो प्राचीन भारत में इसको पढ़ा कैसे जाएगा उसकी हम अलग आपको स्ट्रेटजी बता रहे हैं। अभी हम बता रहे हैं कि आपको कौन सी किताब कितनी लेनी है आपको। तो अगर आप इतिहास लेना है तो इतिहास में कक्षा 12 की सिर्फ एक ही किताब लाना है आपको।
यानी कि कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं लेना है, या तो आप कक्षा 11 की लीजिए या तो कक्षा 12 किताब लीजिए। आप एक किताब को कई बार पढ़िए, आप कई किताब को एक बार मत पढ़िए आप। क्यों? क्योंकि इससे आपकी तैयारी कहीं ना कहीं बाधित होगी। आप हर जगह पे अपने आप को टारगेट नहीं कर सकते हैं। इतिहास तो एक ऐसा विषय है जो अनंत है, तो ऐसी स्थिति में इसको इतना डीपली पढ़ पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमसे वह विषय की विशेषज्ञता नहीं मांग रहा है, वह हमसे सामान्य अध्ययन का नॉलेज मांग रहा है वो। और सामान्य अध्ययन में कई बार होता क्या है, आप खुद सोच के देखो कि जब 51% जो है टॉप जा रहा है, तो यानी कि 200 में से अगर आपके 100 नंबर आपके आ रहे हैं तो आप फाइनल सेलेक्ट हो जा रहे हो। और कैसे सिलेक्शन होगा हम आपको बताते हैं। अगर आप सही से टारगेट कर रहे हैं तो उस टारगेट पे अगर आप बने हुए हैं तो ये 100 नंबर लाना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके लिए GS 2 में, GS फर्स्ट में ये बहुत बड़ी बात आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपकी स्कोरिंग जो है GS में ही की जाएगी, सीसेट में नहीं की जाएगी आपकी। अब देखिए, देखना ये है दोस्तों, जो इसमें मुख्य मुख्य विषय हैं वो है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स। ये इतने आपके मेन पोर्शन हैं आपके जीएस की। अगर बात करते हैं तो जीएस में आपका जो पूछा जा रहा है, यहीं से आपके क्वेश्चन आपसे 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं 200 नंबर के आपके। अब देखिए दोस्तों, करना क्या है, इतिहास में कक्षा 12 किताब लेना है, ज्योग्राफी में कक्षा 12 किताब लेना है, राज व्यवस्था में कोई भी एक किताब ले लीजिए, लक्ष्मीकांत झा की ले लीजिए या जो भी आपके स्टैंडर्ड किताब हो ले लीजिए। अर्थव्यवस्था में यूपीएससी अगर बात कर रहे हैं तो रमेश सिंह किताब ले लीजिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको पर डे न्यूज़पेपर पर और मैगजीन पर डिपेंड होना पड़ेगा। और करंट अफेयर के लिए आपको जनसत्ता न्यूज़पेपर, अगर आप इंग्लिश मीडियम हैं तो द हिंदू को आपको पढ़ना होता है। अब देखिए, अब अगर हम बात करेंगे इतिहास की, तो इतिहास में 3 इतिहास हैं, एंशियंट, मेडुअल और आधुनिक। अगर हम भूगोल की बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो इसमें 2 होता है, आपका विश्व भूगोल और भारत का भूगोल। राज व्यवस्था में पूरा आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, अर्थव्यवस्था में इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, एंड साइंस टेक्नोलॉजी में आपको विशेष रूप से आपको ध्यान देना होता है, जो टेक्नोलॉजी जो है साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है उस पर आपको ध्यान देना होता है, जिसके हम आगे जिक्र करेंगे। अब देखिए, इसमें दोस्तों करना क्या है कि अगर आप इतिहास की पढ़ाई आप कर रहे हैं तो इतिहास में सिर्फ एक ही किताब रखिए। आप प्राचीन भारत की एक किताब रखिए, मध्यकालीन भारत की एक किताब रखिए और आधुनिक भारत की एक किताब रखिए। अब आपको करना क्या है कि प्राचीन भारत को हम सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड बता रहे हैं। अगर आप अपनी तरफ से कुछ पढ़ना चाहते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ये फिर हमारी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, लेकिन हम आपको बताएं कि हमने 3 बार एग्जाम को क्रैक कैसे किया है और हमारी पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या थी, हमने कैसे जो है इतना जो माउंट एवरेस्ट जिसको बताया जाता है उसको हमने तैयारी कैसे किया। लेकिन फैक्ट मानिए, ये माउंट एवरेस्ट नहीं है। ये अगर आप जो है पढ़ना चाहें तो अनंत है जीएस, लेकिन आपको फोकस्ड स्टडी करना है आपको। और फोकस्ड स्टडी में आपको सिर्फ 50% को ही देख के चलना है, आपको 100% देख के आपको नहीं चलना है आपको, क्योंकि 51% पे टॉप जो है सिलेक्शन जाता है आपका। यानी कि 45% अगर आप क्वेश्चन सही करके आते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है आपका। तो हम प्री का नंबर तो अभी जोड़ा नहीं जा रहा है ना, क्योंकि प्री का अप्रोच दूसरा होगा और मेंस का अप्रोच दूसरा होगा, इंटरव्यू का अप्रोच तीसरा होगा। आप जो है प्री का अप्रोच मेंस में नहीं लगा सकते हो, मेंस का अप्रोच इंटरव्यू में नहीं लगा सकते हो, तीनों का अप्रोच ही अलग अलग होता है।
लेकिन हम लोग अभी अप्रोच की बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स एग्जाम की ही हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हम मेंस की बात नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आप बात कर रहे हो प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इस एनसीईआरटी को अपनी स्पीड को इतना तेज करना है कि यह 10 दिन में आपको समाप्त कर देना है। मध्यकालीन भारत को 10 दिन में समाप्त कर देना है, आधुनिक भारत को 10 दिन में समाप्त कर देना है। आप कहोगे सर जो है ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? अब देखिए दिक्कत कहाँ हो रही है। अब होता क्या है कि हम जब प्राचीन भारत को पढ़ने के लिए बैठे, तो प्राचीन भारत जब हम पढ़ने के लिए बैठे तो हम जब पढ़ने लगे सिंधु घाटी सभ्यता, हमारा मन कहा यार सिंधु घाटी सभ्यता से ज़्यादा क्वेश्चन आ नहीं रहा है, अशोक से आ रहा है, यानी कि मौर्य काल से आ रहा है। मौर्य काल लेकर बैठे, मौर्य काल कर जब पढ़ने के लिए बैठा, यार यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो गुप्त काल को देख लेते हैं। तो ऐसे क्या होगा, आप भागते रहोगे भागते रहोगे। परिणाम ये होगा कि आप हताश निराश होकर के पढ़ाई छोड़ दोगे और आप छोटी मोटी दूसरे एग्जाम देना शुरू कर देंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी को ही फोकस करना है और किसी एग्जाम के बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको ये अपने दिमाग में डालना है। तो अब देखिए, इसका हम आपको एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण के द्वारा आपको समझा रहे हैं। हमने कहा कि प्राचीन भारत को जब आप प्राचीन भारत पढ़ेंगे तो आप मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। आप 10 दिन में मध्यकालीन भारत आपको समाप्त कर देना है, 10 दिन में आपको प्राचीन भारत समाप्त कर देना है, 10 दिन में आपको मध्यकालीन भारत समाप्त कर देना है, 10 दिन में आपको आधुनिक भारत को समाप्त करना है आपको। अब ये 30 दिन में समाप्त हो गया, फिर क्या करोगे? एक महीने बाद फिर 10 दिन, फिर 10 दिन, फिर 10 दिन, फिर 30 दिन पूरा, फिर 10 दिन, फिर 10 दिन। अब ये समझो कि अगर आप इसको लगातार 12 महीने अगर आप यही करिकुलम को अपनाते हो तो परिणाम ये होगा कि आपको याद करने की फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको चीज़ें अपने आप ही दिमाग में फीड होनी शुरू हो जाएंगी। आप किसी रास्ते से पहली बार निकलते हो, रास्ता आपके लिए अनजाना सा दिखता है, वो उस रास्ते पे दूसरी बार निकलते हो, रास्ता कुछ जाना पहचाना लगता है, लेकिन जब उसी रास्ते पे आप पर डे निकलते हो तो परिणाम ये होता है कि उस गली में, जिस गली पे आप गुजर रहे हो, जिस रोड पे आप गुजर रहे हो, वहाँ पे कौन सी दुकान कहाँ पर है, कहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, कहाँ पर गड्ढा है, ये आपको आइडिया हो जाता है। आपको पता है, आपने याद करने की कोशिश नहीं किया है, वह अपने आप ही दिमाग में बैठ गया। अब होगा क्या, जब पर डे आप उठा करके इसको आप देखेंगे, बार बार आप इसको देखेंगे, तो परिणाम ये होगा कि ये धीरे धीरे आपके दिमाग में चीज़ें फीड होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यूपीएससी में याद तो आप कर नहीं सकते हो। अब होगा क्या कि आप जब 10 बार इसको आप पढ़ लेंगे, आप खुद सोचिए, जब प्राचीन भारत को आप 10 बार पढ़ लेंगे आप, तो ये फायदा होगा, अगर अशोक के बारे में, अशोक की नीति के बारे में अगर कोई भी बात की जा रही है, तो अब आपके बारे में आपको ये पता है कि अशोक की धम्म नीति क्या थी, अशोक की जो शांति नीति थी वो नीति क्या थी, अशोक की सैन्य नीति क्या थी, आप बेहतर आप समझने लगोगे। पहली चीज़ ये होता है कि पूरे सिलेबस को ओवरव्यू तो करें हम, कम से कम उसकी समीक्षा तो करें हम। और जब आप 12 बार इसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आप खुद देखेंगे, उसके बाद में अपने आप में एक नया बदलाव देखेंगे आप, और ये बदलाव आपको 2 से या 3 महीने के बाद ही आपको दिखना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद में आपको देखना होता है, भूगोल में आ जाना है। अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल में आपको विश्व भूगोल और भारत का भूगोल आपको देखना है, लेकिन हम आपको सलाह देते हैं कि इसमें पहले आप भारत के भूगोल को मत पढ़िए, आप सिर्फ विश्व भूगोल को पढ़िए। विश्व भूगोल में एक किताब आती है एनसीईआरटी में, भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द ज्योग्राफी। इस किताब को आपको लेना है कक्षा 12 की। अब अगर आप भौतिक भूगोल के फंडामेंटल आप समझ जाते हो, हमारी ये पृथ्वी कैसे बनी, भूकंप कैसे आते हैं, ज्वालामुखी कैसे आते हैं, पृथ्वी की पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई, नदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हवाएं कैसे चलती हैं, आपका जो है वायुमंडल कैसे काम करता है, सूर्यातप क्या होता है, ये पवनें कैसे चलती हैं, ये 6 महीने बाद जो है हमारा मानसून कहाँ पे चला जाता है, 6 महीने बाद फिर मानसून कैसे आ जाता है। जब आप इन सब चीज़ों को आप समझ लेते हो तो यहाँ से आपको ये फ़ायदा मिल जाता है कि यहाँ से महाद्वीपों की रचना आप समझ जाते हो, यहाँ से
आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना आप समझ जाते हो, यहाँ से आप नदियाँ कैसे बनी हैं वो समझ जाते हो, पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं, अनुवर्ती नदी किसे कहते हैं, ये आप समझ जाते हो। इसके बाद में पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई वो आप समझ जाते हो। इसके बाद में आपका वायुमंडल हमारा कैसे बना, वायुमंडल कैसे रुका हुआ है, कैसे इसमें जो है ये वायुमंडल हमारा काम करता है, सूर्यातप क्या होता है, ज्वार भाटा कैसे आता है। आप यानी कि कुल मिलाकर के भौतिक भूगोल जो है ये उत्पत्ति का विषय है ये, यानी कि भूगोल में जो भी कारक कार्य कर रहे हैं वो कारक कार्य किन प्रभावों के कारण कर रहे हैं ये इसमें बताया गया है। जब आप यहाँ पे ये समझ लेंगे कि पर्वतों की उत्पत्ति हुई कैसे है, तो अगर आप भारत में आओगे, अब अगर आपको कहा जाए कि हिमालय पर्वत को पढ़ना है तो आपको ये नहीं दिमाग में चलेगा कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई कैसे है, हिमालय पार पर्वत होते क्या हैं। ये जो आपका हम जो यूपी की जो गंगा की घाटी जो है, सतलुज ब्रह्मपुत्र गंगा का जो मैदान है, इसमें महत्वपूर्ण खनिज पाए क्यों नहीं जाते हैं, आखिर हिमालय में भूकंपीय घटनाएं क्यों घटती हैं, ये आपने कहाँ से सीख लिया, आपने भौतिक भूगोल से सीख लिया। तो आपको भौतिक भूगोल जब आप पढ़ लेंगे तो भौतिक भूगोल पढ़ने का आपको फायदा ये होगा कि भारत में फिर आपको सिर्फ तथ्यात्मक पढ़ना होगा, फिर आपको सिद्धांत नहीं पढ़ना होगा, हमके हिमालय की विशेषताओं के बारे में नहीं पढ़ना होगा, हमने ऑलरेडी यहाँ से हमने पढ़ा हुआ है। क्यों जो हमें कहा जाएगा हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है, तो बलित पर्वत होता क्या है, फोल्डर माउंटेन होता क्या है, वो बताया जाएगा कहाँ पर, भौतिक भूगोल में बताया गया है। अभी आप पढ़ोगे भारत के भूगोल को, कहा जाएगा कि ये हिमालय एक बलित पर्वत है, एक नवीन बलित पर्वत है और इसीलिए हिमालय में भूकंप आते रहते हैं। तो अब दिक्कत ये हो गई कि ये नवीन बलित पर्वत होता क्या है, तो ऐसी स्थिति में भारत के भूगोल को समझ पाना थोड़ा कठिन काम हो जाएगा। या फिर कहा जाएगा कि दक्षिण भारत में भूकंपीय घटनाएं कम होती हैं और उत्तर भारत में भूकंपीय घटनाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि दक्षिण भारत प्राचीन भूखंड का एक भाग है। तो अब दिमाग में ये आएगा ये क्या होता मुसीबत है। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ पढ़ाई गई हैं, ये सब भौतिक भूगोल में आपको बताई गई हैं। तो यहाँ से आपको ये फायदा मिल जाएगा कि भौतिक भूगोल में आपको पढ़ लेना है जा करके, और अगर इसको थोड़ा डीपली पढ़ना है तो सविंदर सिंह किताब खरीद सकते हो, या माजिद जैद किताब खरीद सकते हो, अलका गौतम किताब खरीद सकते हो। लेकिन इसमें हम आपसे पहले यही कहेंगे कि आपके लिए सबसे अच्छा ये है कि इसी किताब को कम से कम 6 माह तक पढ़ते रहिए आप। 6 माह में जब आपका मूलभूत सिद्धांत क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद में आप सविंदर सिंह को भी पढ़ सकते हैं और अलका गौतम को भी पढ़ सकते हैं, फिर उसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर आपसे कहा जाएगा मेंस पे कोई निबंध लिखना हो, कोई प्रश्न हो तो आप कुछ ना कुछ उसमें लिख सकते हो, फिर इम्प्रूवमेंट जो होगा उसकी हम आगे बात करेंगे आपसे हम। तो इसमें विश्व भूगोल पढ़ लिया, और विश्व भूगोल को पढ़ते समय आपको करना क्या है कि विश्व भूगोल में पर डे आपका इसके सिद्धांत पढ़ना है आपको, और सिद्धांत के साथ साथ में इसकी जो मैपिंग है, यानी जिसको बोलते हैं कार्टोलॉजी, मानचित्रावली, मानचित्रण, सभी महाद्वीपों के बारे में आपको बेसिक अध्ययन कर लेना है आपको। और जब मानचित्रण आप करोगे, जब कार्टोलॉजी पढ़ोगे आप, जब मैप पढ़ोगे, तो मैप को पढ़ते समय आपको बस ये ध्यान रखिएगा, अगर आप उत्तरी अमेरिका पढ़ रहे हैं तो कम से कम 7 से 10 दिन तक आपको, क्योंकि भाई 7 ही महाद्वीप हैं आपको, तो 7 महाद्वीप जो हैं अगर आप 10 दिन भी दे रहे हो तो बहुत टाइम नहीं है आपका, 2 महीने में समाप्त हो जाता है आपका। तो अगर आप उत्तरी अमेरिका को पढ़ रहे हो तो उत्तरी अमेरिका को कम से कम लगातार 10 दिन आपको पढ़ना है, और उस 10 दिन में उत्तरी अमेरिका के बारे में पूरी आपको जानकारी हासिल कर लेना है। कौन सा पर्वत कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ पर है, कौन सा मैदान कहाँ पर है, कौन सा मरुस्थल कहाँ पर है, कौन द्वीप कहाँ पर है, ये सब चीज़ें आपको, यानी कि इसका प्राकृतिक भाग भी आपको देख लेना है, यानी कि प्राकृतिक भूगोल भी इसका देख लेना है, और राजनीतिक भूगोल भी आपको देख लेना है। जब आपको बेसिक नॉलेज तैयार हो जाता है तो उसके बाद में आपको पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो दौड़ना आपके लिए फिर धीरे धीरे आसान हो जाता है। तो सबसे पहले आपने विश्व भूगोल को देख लिया, फिर इसके बाद में आपको देखना है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था में मुख्य रूप से आपको, अगर लक्ष्मीकांत झा को पढ़ते हैं तो अच्छी बात है,
क्योंकि वो भी काफ़ी स्तरीय किताब है। लक्ष्मीकांत झा को छोड़ के अगर और कोई भी आप किताब समझ में आ रही है तो वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगता है कर सकते हैं आप वहाँ से। फिर आपको भारत की अर्थव्यवस्था। अब देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था जो है, जिसको बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी यूपीएससी का सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है। टफ सब्जेक्ट इसलिए इसको माना जाता है क्योंकि इसका जो शब्दकोश होता है, इसके जो टर्म्स होते हैं वो बहुत ही कठिन होते हैं। तो आपको कोशिश ये करना है कि इसके बारे में अगर आप प्रतियोगिता दर्पण अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक ले लेते हैं तो आपका इतने से ही काम चल जाता है। इसके अतिरिक्त आपको पढ़ना नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आपको डीपली पढ़ना है, प्री मेंस दोनों लेके चलना है, तो आपको रमेश सिंह की किताब आपको रिकमेंड की जाती है। इसमें रमेश सिंह किताब जो सबसे अच्छी किताब यूपीएससी में इसमें चल रही है ये। लेकिन अगर आपको सिर्फ प्री का ही अप्रोच करना है तो प्री के अप्रोच में प्रतियोगिता दर्पण सबसे अच्छी मानी जाती है। उसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको जो मंथली मैगजीन्स आती हैं, वो दर्पण हो सकती है, क्रॉनिकल हो सकती है, घटना चक्र हो सकती है, जो भी अपनाइए, एक आप लीजिए और एक को ही आप जो है 1 महीने तक पढ़ते रहिए आप। अब उसके बाद में हम जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है यूपीएससी का, वो होता है करंट अफेयर्स। यानी कि समसामयिकी। करंट अफेयर्स, अगर आप प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में आपका करंट अफेयर्स सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है, क्योंकि आपके जो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, इन 100 क्वेश्चन में से कम आपके 25 से 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर बेस्ड ही आपके आ रहे हैं। और इस करंट अफेयर बेस्ड में आपका जो प्रश्न आएगा वह प्रश्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगा, इंडियन इकोनॉमी आएगा, इंडियन पॉलिटी आएगा, इंडियन कल्चर आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यूपीएससी में जो सबसे बड़ा यूपीएससी क्रैकर होता है, फिर उसमें जो क्रैक करने वाला जो मेथड होता है वो समसामयिकी ही होता है। अगर आप समसामयिकी को सही से पढ़ रहे हैं और पूरे 12 महीने का आपका समसामयिकी आपका तैयार है तो यूपीएससी के क्रैक होने की संभावनाएं उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं आपसे। अब देखिए, आपको करना क्या है। अगर आप देखेंगे तो जो आपका 200 नंबर का पेपर जीएस का हो रहा है, इन 200 नंबर में से आपको करना क्या है। अगर आप 100 नंबर भी आपके आ रहे हैं तो आप सिक्योर्ड हो जाते हो, क्योंकि 44 से 45% के बीच में सिलेक्शन शुरू हो जाता है प्रीलिम्स में। तो आपको, अब हम लोग गलती बस यहीं पर करते हैं, हमको 100% देख के आप नहीं चल पाओगे, क्योंकि 100% नंबर यूपीएससी में नहीं ला पाएंगे आप। आपको तैयारी आपको कितनी करनी है, सिर्फ 50% को ही ध्यान रख के चलना है। कई बार होता क्या है कि एक क्वेश्चन टफ आ गया, हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, एक पेपर टफ आ गया, अब उसी के लिए हम पता नहीं कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़ डाला। तो जनाब, आपको वो अपेक्षा ही नहीं करना है। आपको जो सरल पेपर दिया जा रहा है, जो सरल क्वेश्चन है, आप उन पर आप अपना जो है ध्यान केंद्रित करिए आप। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चीज़ों को बार बार पढ़ते जाइए, और 1 साल तक आपको पेपर सॉल्व ही नहीं करना है कोई। 1 साल तक आपको सिर्फ अपने पढ़ाई पर ही कंसंट्रेट रहना है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में अगर आपने 2 महीना पढ़ा, 3 महीने पेपर सॉल्व करना शुरू कर देंगे, चौथे महीने आपका जो है जो मोरल है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा, और रिजल्ट ये होगा कि आप कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढना शुरू कर देंगे। तो पहली चीज़ ये है कि आप जिस युद्ध में उतरने जा रहे हो उसके कमजोरियों के बारे में आप जानकारी रखिए।
बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं होता है, बस इसका टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सही से कर लिया तो यूपीएससी क्रैक हो जाएगा, नहीं तो बहुत सारे ऐसे हैं हमारे जैसे लोग जो इंटरव्यू से रिटर्न होकर के आज पढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं पे हमारे अप्रोच में, हमारे एटीट्यूड में अंतर होता ही होता है, और हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारी तरह एटीट्यूड अपना करके आप जो है बोर्ड पे खड़े हो जाओ। आप जिस काम को शुरू किया है उस काम को आप नतीजा अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाइए। आप, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है कि आप अपना दिन प्रतिदिन स्वमूल्यांकन करना है कि अपने आप में इम्प्रूवमेंट कितना होता जा रहा है, प्रतिदिन आपको करना है। और इसको पढ़ते समय आपको करना क्या है, 6 घंटा हमने बताया था कैसे इसको पढ़ना है आपको। 6 घंटा में 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पहला घंटा रखिए हिस्ट्री का, दूसरा घंटा रखिए ज्योग्राफी का, इसको निकालिए मॉर्निंग में। फिर आप यहाँ पे निकालिए करंट अफेयर एंड मैगजीन का, यहाँ निकालिए इंडियन इकोनॉमी का, यहाँ पे निकालिए पॉलिटी का, और यहाँ पर आपका एथिक्स एंड डिसीजन मेकिंग के बारे में निकालिए आप। यानी कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, यानी कि आपका जो है यहाँ पर आपका करंट अफेयर, मैगजीन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगर आप 2 घंटा इसको सुबह निकालिए, 2 घंटा दोपहर में निकालिए, 2 घंटा रात में निकालिए, आपका आसानी से तैयार हो जाता है। और कम से कम अपने आप को 12 महीने का टाइम आपको देना ही देना है। अगर आप 12 महीने से पहले आप यूपीएससी का मूल्यांकन है स्वतः स्व मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं तो ये खुद के प्रति ईमानदारी भरा नज़रिया नहीं होता है। इसलिए टाइम दीजिए, और सबसे बड़ी चीज़ यूपीएससी में वो होता है धैर्य। अगर आप धैर्य बनाए रखिए, कई बार क्या होगा, हो सकता है कि आप पेपर बहुत अच्छा करके आओ, परिणाम आपके अनुकूल ना आए, और कई बार क्या होता है कि हम जब एग्ज़ाम के अच्छे का अपेक्षा नहीं करते हैं और परिणाम बहुत अच्छा आ जाता है। ईश्वर पर भरोसा करिए, माता पिता के आशीर्वाद पे भरोसा करिए आप, और हमेशा जिस सेवा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उनको अपने सपनों में जीता हुआ देखिए आप, और आपको परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे। और इसी के साथ में अगर कोई भी दिक्कत होती है आप हमको मेल करिए, हमको आप ट्वीट करिए, जो भी समस्याएं होंगी उनको हम समाधान करेंगे। नमस्कार।